इंडिया की मोबाइल मार्केट में चाइनीज कंपनियों ने कैसे कब्जा किया, इंडियन कंपनियों को कैसे इन्होंने खत्म किया और क्यों चाइनीज कंपनियों के फोन इतने सस्ते होते हैं, इंडिया में इतने पॉपुलर हैं, आज आप यही सब जानेंगे इस वीडियो में। चाहे आप Xiaomi के फ़ोन यूज़ करते हो, चाहे आपके पास Realme के फ़ोन्स हो, चाहे Oppo के फ़ोन्स हो, चाहे आप Vivo यूज़ करते हो, iQOO यूज़ करते हो, OnePlus यूज़ करते हो, सब चाइनीज़ कंपनी है। एंड इवन मोटोरोला भी, मोटो फ़ोन्स अब Lenovo बनाता है जो कि चाइनीज़ कंपनी है। सो हर जगह आपको चाइनीज़ कंपनियों के फ़ोन्स ही दिखेंगे इंडिया में। सैमसंग और एप्पल को अगर आप छोड़ दें, इनके अलावा सब यही हो रहा है। अगर आप डेटा को देखोगे तो इंडिया में 60 से 70% के आसपास चाइनीज़ कंपनियों के फ़ोन्स बिक रहे हैं। 2023 का जो जनवरी से मार्च का डेटा है उसके अकॉर्डिंग 20% लोग सैमसंग फ़ोन्स यूज़ करते हैं। और उसके बाद ये जो आपको दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर ये कंपनियां दिख रही है ना, ये सारी चाइनीज़ कंपनियां हैं। एंड ये टोटल 54% होता है। और नीचे जो 26% है इसमें जो अदर्स है, इनमें से भी 6 से 8% आप मान लो चाइनीज़ फ़ोन्स होंगे। सो 65% के अराउंड इंडिया में चाइनीज़ फ़ोन्स बिकते हैं। और अगर पिछले 2 से 4 साल का आप डेटा उठाओगे तो 70% के अराउंड हो जाएगा डेटा। 1000 में से 700 फ़ोन्स चाइनीज़ कंपनी के होते हैं। एंड चाइना की सिर्फ 2 ही बड़ी कंपनियां हैं जो इंडिया में अलग अलग नाम से फ़ोन्स बेचती हैं। एक तो Xiaomi है आपकी, ये रेडमी फ़ोन्स बनाती है, पोको के फ़ोन्स बनाती है, Xiaomi के नाम से फोर्स फ़ोन बनाती है, MI के नाम से भी इनके अलग सीरीज़ है जो आती है, फ़ोन्स आते हैं इनके। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी कंपनी है चाइना की, वो है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। वो ओप्पो इसका ब्रांड है, वीवो इसका ब्रांड है, Realme इसी का पार्ट है, OnePlus, iQOO, मतलब एक कंपनी इंडिया में इतने नाम से फ़ोन्स बेचती है। आपको लगता होगा कि भाई OnePlus अलग है, ओप्पो अलग है, iQOO अलग है, वीवो अलग है, Realme अलग है। भाई कुछ अलग नहीं है, सब BBK इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, एक ही कंपनी का हिस्सा है, एक ही कंपनी, मतलब अलग अलग नाम से जो है वो ब्रांड इन्होंने बनाया हुआ है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको इसको समझाता हूँ। अभी OnePlus का एक फ़ोन आया था, OnePlus Nord C3 Lite, एंड Realme का भी एक फ़ोन आया था 10 Pro कुछ दिन पहले। आपको लगेगा कि भाई ये 2 अलग फ़ोन्स हैं, बट अगर आप स्पेक्स देखोगे ना तो दोनों फ़ोन सेम है। इनकी डिस्प्ले सेम है, प्रोसेसर सेम है, दोनों फ़ोन्स का जो वेट है और जो चौड़ाई लंबाई है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। कैमरा इनका सेम है, प्राइमरी कैमरा, बैटरी सेम है, सेंसर्स वगैरह सब कुछ सेम है। मतलब एक फ़ोन को 2 अलग अलग नाम से Realme और OnePlus बेच रहे हैं ताकि आपको लगे कि भाई ये फ़ोन्स जो है वो अलग अलग कंपनियों के हैं। एंड आप अगर Realme और OnePlus के फ़ोन्स को भी देखोगे, उनके बॉक्स को देखोगे तो उन पर लिखा होगा मैन्युफैक्चर्ड बाय ओप्पो मोबाइल्स। मतलब ये सब चाइनीज़ कंपनियाँ ये गेम इंडिया में हर यूज़र्स के साथ कर रही हैं। सब एक ही तरह से काम हो रहा है यहाँ पे। सो अब अपने पुराने क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं कि भाई ये चाइनीज़ कंपनी ऐसे कैसे कर पा रही है, कैसे धीरे धीरे इन्होंने हमारी पूरी स्मार्टफोन मार्केट पर कब्जा कर लिया। सो अगर आप आज से 10 साल पहले देखोगे तो इंडिया में आपको चाइनीज़ कंपनियां बिल्कुल भी नहीं दिखेंगी। 10 साल पहले आप जाओ 2014 में, उस वक्त की काउंटर पॉइंट की एक रिपोर्ट थी, उसको अगर आप देखोगे तो उस वक्त माइक्रोमैक्स इंडिया में लीडिंग मोबाइल ब्रांड था। यानी कि सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन जो इंडिया में बिकते थे वो माइक्रोमैक्स के होते थे। और उस साल इस इंडियन कंपनी ने सैमसंग को भी पीछे छोड़ दिया था, सबसे नंबर 1 था माइक्रोमैक्स। और सिर्फ माइक्रोमैक्स ही नहीं बल्कि कुछ और दूसरी इंडियन फर्म्स भी थी, जैसे कि लावा था, उस वक्त कार्बन था, ये भी अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे। नोकिया उन दिनों आखिरी सांस ही ले रहा था और चाइनीज़ कंपनियों का कोई नामो निशान इंडिया में था ही नहीं। सो ऐसा क्या हुआ कि अगले 4-5 साल में 2016-17 तक इन सब कंपनियों की हालत खराब हो गई, ऑलमोस्ट बंद ही हो गई ये कंपनियां, चाइनीज़ कंपनियां इतनी पॉपुलर हो गई। सो इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा, 2004-2006 के आसपास, जब नोकिया सिम्बियन मोबाइल फोन्स बनाया करता था, 6600 एनगेज वगैरह फोन्स आया करते थे, आपको याद होंगे। सो उस वक्त नोकिया सबसे पॉपुलर ब्रांड था इंडिया में, हर जगह नोकिया फोन्स थे और सैमसंग लोगों की सेकंड प्रेफरेंस होता था उस वक्त। मतलब सोच के लेते थे सैमसंग लोग, अगर नोकिया नहीं मिल रहा तो सैमसंग लेंगे। यानी अगर किसी को एक कहा जाता कि आप नोकिया सैमसंग में चूज करो तो भाई वो नोकिया को चुनता था उस वक्त। लेकिन 2011 आते आते नोकिया फेल हो गया। उसकी वजह ये रही कि उसने अपने ओएस पे काम नहीं किया एंड साथ ही एंड्रॉइड के साथ उन्होंने काम नहीं किया, एंड्रॉइड के साथ नहीं किया नोकिया। हालांकि उस वक्त नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ विंडोज फोन बनाए थे पर वो ज़्यादा नहीं हो पाए थे, फेल हो गए थे। इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिला था सैमसंग को। एंड्रॉइड पर सैमसंग ने मूव किया, सबके हाथों में एंड्रॉइड फोन्स दे दिए। सैमसंग डुओज वगैरह सब आते थे, आपके याद होगा, डुओज एस डुओज, मतलब डुअल सिम फोन्स वक्त आ रहे थे सैमसंग के, काफ़ी पॉपुलर थे ये फोन्स। यानी अगर आपके पास उन दिनों को एंड्रॉइड फ़ोन था तो लगता था कि भाई जैसे सैमसंग का ही फ़ोन है। लेकिन सैमसंग के एंड्रॉइड फ़ोन्स लेने के लिए उन दिनों ना 12-13 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ रहे थे और 12-13 हज़ार रुपये उसमें अच्छा खासा अमाउंट था, आज की तरह नहीं था। और इस बात का फ़ायदा उठाया इंडियन मोबाइल कंपनियों ने, जिन्होंने कम कीमत पे लोगों को एंड्रॉइड फ़ोन्स अवेलेबल कराए। माइक्रोमैक्स यहाँ पे था, माइक्रोमैक्स के कई फ़ोन्स आया करते थे उस वक्त। लावा की आयरिस सीरीज़ थी, काफ़ी पॉपुलर थी और ज़्यादातर फोन्स 8 से 10 हज़ार रुपये में इनके आ रहे थे। ये लोग क्या करते थे, चाइना से कंपोनेंट मंगाते थे, फ़ोन मंगाते थे, ठप्पा लगाया इंडियन ब्रांड का और बेच दिया। इंडिया में लोग उस वक्त फीचर फोन्स के से स्मार्टफोन की तरफ मूव ही कर रहे थे और इंडियन कंपनियां जो उनको अफोर्डेबल एंड्रॉइड फोन्स जो अवेलेबल करा रही थी, इसलिए बिक रहे थे फोन्स। टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में इंडिया में लोगों के बीच माइक्रोमैक्स, कार्बन, लावा सब सुपर हिट होते थे, बहुत पॉपुलर थे और इसमें कंपनी को बहुत फायदा हो रहा था इनको। तो ये जो फेज था इंडियन कंपनियों का मोबाइल फोन इंडस्ट्री में, इंडियन मोबाइल फोन इंडस्ट्री में बेस्ट फेज था।
अब बात करते हैं कि इंडियन कंपनीज का जो डाउनफॉल है वो कैसे शुरू हुआ, इनकी हालत कैसे खराब हुई। जिस वक्त इंडियन मोबाइल कंपनियां काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन्स बेच रही थी, उस वक्त जिन लोगों को अपना पहला एंड्रॉयड फ़ोन लेना था वो लेते वक्त इनको प्रेफर कर रहे थे, लेकिन दूसरा फ़ोन लेते वक्त इन्होंने इनको प्रेफर नहीं किया। उसकी वजह ये रही कि चाहे वो माइक्रोमैक्स हो, लावा हो या फिर कार्बन हो, इन्होंने अपने यूआई को अपडेट नहीं किया, लोगों को ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड नहीं किया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आफ्टर सेल सर्विसेज जो होती है वो उनकी ख़राब हो गई, मतलब उसका ख्याल नहीं रखा। फ़ोन सर्विस सेंटर्स पर पड़े रहते थे, आपको याद होगा महीनों तक वो ठीक नहीं होते थे। अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो भी इन कंपनियों ने अपने प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान दिया और कस्टमर्स की इन्होंने चिंता छोड़ दी। मतलब प्रॉफिट इन्होंने बहुत कमाया लेकिन फिर कस्टमर्स पे ध्यान नहीं दिया। साथ ही जिस वक्त लोग 4G पर मूव कर रहे थे, कंपनियां जो है 3G फोन्स बनाए जा रही थी, 4G पे काम ही नहीं कर रहे थे। तो यहाँ से इन इंडियन कंपनियों का डाउनफॉल शुरू हुआ। लेकिन हो सकता था कि यार ये रिकवर कर जाती, लेकिन इसी वक्त में दूसरी मोबाइल कंपनियां अपने बढ़िया प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में आ गई और ऑनलाइन शॉपिंग उस वक्त में बड़ी बूम पे एकदम से आई, उस पर फ़ोन बिके काफ़ी। फॉर एग्जांपल चाइनीज़ कंपनियों के पॉपुलर होने से पहले मोटोरोला ने अपनी मोटो ई सीरीज़ के फ़ोन्स लॉन्च किए फ्लिपकार्ट पर, जो आई थिंक 7,000 रुपये में आते थे और बढ़िया फीचर्स होते थे उनमें। कैमरा उस वक्त के हिसाब से अच्छा था, प्रोसेसर भी ठीक ठाक था और काफ़ी पॉपुलर हुए। ऐसे ही एसस की ज़ेनफोन सीरीज़ थी, आपने देखा होगा, उस वक्त ना काफ़ी पॉपुलर हुई थी वो। और माइक्रोमैक्स, लावा और कार्बन के फ़ोन्स ना मतलब उनके मुकाबले ये एसस और मोटो के फ़ोन्स काफ़ी बिक रहे थे। तभी इंडिया में एंट्री हुई उसके बाद चाइनीज़ मोबाइल कंपनियों की, जिन्होंने इंडियन फर्म्स को मतलब मौका दिया ही नहीं फिर रिकवर करने का। Xiaomi एक के बाद एक कम प्राइसेस पे बढ़िया फोन्स लेके आए, अनाउंस करते रहे नए से नए फोन। मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे ज़्यादा पैसे खर्च इन्होंने किए नहीं, उसके बदले लोगों को कम कीमत पे इन्होंने अच्छे फोन्स दिए। लोगों को जो फ़ोन में एक बेहतर UI मिलना चाहिए था वो नहीं मिली, अच्छी परफॉर्मेंस मिली, ज़्यादा रैम और ज़्यादा मेमोरी मिली, तो लोगों ने MI के फ़ोन्स को खरीदना शुरू कर दिया, प्रेफर करना शुरू कर दिया। शुरू में आफ्टर सेल सर्विस की काफ़ी दिक्कतें आई थी Xiaomi के साथ, लेकिन एक साल के अंदर उन्होंने ये दिक्कतें दूर कर ली, वो भी रिजॉल्व हो गई। और अब इस वक्त लावा और कार्बन के फोन्स चले गए थे मार्केट से। माइक्रोमैक्स बचा था जो स्ट्रगल कर रहा था, आखिरी सांस ले रहा था। Xiaomi ने प्राइस कॉन्शियस इंडियन मोबाइल मार्केट पे फोकस किया और मिड रेंज और बजट सेगमेंट के लोगों को फोन्स बढ़िया दिए और पूरी तरह से मिड रेंज और बजट सेगमेंट जो उसको कैप्चर कर लिया। इसके बाद इंडियन मार्केट में एंट्री होती है चाइनीज मोबाइल कंपनी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी वीवो, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, आइको वगैरह, इनके सबकी पेरेंट कंपनी। वीवो और ओप्पो जब इंडिया में आया तो उसकी स्ट्रेटेजी रही Xiaomi से एकदम अलग। इन्होंने हर जगह अपने बैनर्स, पोस्टर्स, बिलबोर्ड्स लगाए और साथ ही रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज़्यादा मार्जिन दिया, ज़्यादा प्रॉफिट दिया। इंसेंटिव्स इन्होंने देने शुरू किए, यानी अगर आप कोई फ़ोन खरीदने जा रहे हैं, वो रिटेलर चाहता था कि भाई आप ओप्पो खरीद लें, वीवो खरीद लें, उससे उसको ज़्यादा मार्जिन मिलता था, ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था। तो इस तरह से वीवो और ओप्पो इंडिया में स्टैब्लिश हुए और फिर लोगों के बीच सेल्फी ट्रेंड उस वक्त बहुत ज़्यादा आ रहा था, सोशल मीडिया बूम पे था, तो ओप्पो और वीवो ने फ्रंट कैमरे पे फोकस किया और कैमरा में ब्यूटिफिकेशन मोड्स ऐड किए, कुछ नए फीचर्स दे दिए। यानी कि Xiaomi सस्ते फ़ोन बेच रहा था और ओप्पो और वीवो कैमरा फ़ोन्स बेच रहे थे। मतलब इन्होंने पूरा स्ट्रेटेजिकली मार्केट कैप्चर किया। और इसके बाद आई बारी वन प्लस की। वन प्लस को इंडिया में अच्छी शुरुआत मिली, पहले इनवाइट्स पे फ़ोन आते थे, वन प्लस 1 और वन प्लस 2 काफ़ी पॉपुलर हुए इंडिया में। एक्चुअली वन प्लस ने फोकस किया उन लोगों पे जो लोग 20,000 से ऊपर के रेंज में जा रहे थे फ़ोन लेने के लिए। उस वक्त मोटो एक्स प्ले आता था, एसस ज़ेनफोन 3 था, मतलब काफ़ी पॉपुलर थे ये भी। बट वन प्लस ने आते ही प्रीमियम सेगमेंट मार्केट को कैप्चर किया, फ्लैगशिप किलर फोन्स दिए। आपके भी याद होंगे कितने बढ़िया फोन्स वन प्लस के आते थे उस वक्त में, अभी थोड़ा सा हालत ख़राब हो गई है इनकी भी। इसके बाद रियलमी आ गया जिसने बजट सेगमेंट फोकस किया और अपना मार्केट शेयर इंक्रीज़ किया। यानी सिर्फ BBK इलेक्ट्रॉनिक्स ने ही करीब 45% इंडियन मोबाइल मार्केट को कैप्चर कर लिया। वीवो फिर आइको नाम से ब्रांड लेके आ गया, Xiaomi ने फिर पोको के नाम से फ़ोन्स बेचने शुरू कर दिए। और अब हालत ये हो गई है कि चाइनीज़ मोबाइल कंपनियों के अलावा आप देख लो कि सैमसंग ही बचा हुआ है, लेकिन सैमसंग के जो मिड रेंज फ़ोन्स हैं इतने पॉपुलर है नहीं जितने Xiaomi, रियलमी और दूसरी चाइनीज़ कंपनियों के होते हैं, बिकॉज सैमसंग के वो फीचर उतने ज़्यादा नहीं मिलते जितने चाइनीज़ कंपनियाँ दे देती हैं। तो धीरे धीरे इंडियन मोबाइल कंपनियाँ मार्केट से गायब होती चली गई और चाइनीज़ कंपनियों जो है वो इंडियन मार्केट को पूरी तरह उन्होंने कैप्चर कर लिया। 2020 में जब गलवान वैली क्लैश हुआ था, आपके याद होगा, तब पूरी तरह ना एक कंट्री में एंटी चाइना सेंटीमेंट आ गया था। बट उससे भी चाइनीज़ कंपनी को कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, थोड़ी देर के लिए पड़ा था, कुछ दिन थोड़े इश्यूज आए थे, बट ये वापस से ट्रैक पे आ गए, इनका मार्केट शेयर फिर से उड़ गया। वैसे आजकल Xiaomi एंड रियलमी के साथ कुछ इंटरनल इशूज़ चल रहे हैं, जिसकी वजह से Xiaomi को ना पिछले जो पहले नंबर 1 होता था, 23% 24% मार्केट शेयर था, उनका अब नीचे आ गया मार्केट शेयर। एंड सैमसंग अब टॉप पे है इस वक्त। एंड वीवो एंड ओप्पो के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, ED ने भी इनके अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया है, बट अभी भी इनके फ़ोन्स ज़्यादा बिक रहे हैं जस्ट बिकॉज ये बेहतर प्राइस स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे हैं इंडिया में। इनसे कम्पीट कोई नहीं कर पा रहा है। माइक्रोमैक्स ने भी 2 साल पहले कुछ फ़ोन्स बनाए थे इन सीरीज़ में, वो भी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए। लावा ने भी दोबारा ट्राई किया बट वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। अभी फिर से लावा ने अग्नि सीरीज़ के फ़ोन्स बनाए, सस्ते फ़ोन्स हैं, अच्छे फ़ोन्स हैं, ताकि इन चाइनीज़ कंपनियों से कम्पीट कर सके। बट अभी तो भाई इन चाइनीज़ कंपनियों का कोई तोड़ नहीं निकला है, काफ़ी आगे। आप बताना कमेंट सेक्शन में आप किस कंपनी का फ़ोन यूज़ करते हो एंड क्यों आप
आपने उस पर्टिकुलर फ़ोन को प्रेफर किया। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग अनकट।